दोस्तों, मैं अरुण कुमार पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। और दोस्तों, आज हम आपके जो आर्मी का सब्जेक्ट है मतलब आर्मी का जो सिलेबस है उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। वो कौन सा? भूगोल। उस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाने आया हूं यहाँ पे। और आप लोगों के यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन जो फंसते हैं वो कम से कम कितने 8 से 10 नंबर तक कवर करते हैं, जो एक किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि यहाँ से आपको बहुत ही आसानी से ये जो 8 नंबर हैं प्राप्त भी होंगे। आप बस मेरे पे विश्वास बनाए रखिए और आप अपना काम करते रहिए। जैसे मैं बताएं उस तरीके से आप पढ़ते रहिए। चलिए, तो आपका समय ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक है क्या? भूगोल। भूगोल में हम जानेंगे कि भूगोल है क्या। सबसे पहले भूगोल है क्या, इसको किसने दिया है, इस शब्द को किसने दिया है, इसके पिता कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो जो भूगोल है, जो इंग्लिश का वर्ड है जियोग्राफी। कौन सा वर्ड है? जियोग्राफी। भूगोल जो है वो इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। और जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? सबसे पहले जियो और दूसरा शब्द क्या है? ग्राफोज। ग्राफोज। इन 2 शब्दों से मिलकर के कौन सा शब्द बना है? जियोग्राफी। इस शब्द को सबसे पहले दिया किसने है आप लिखेंगे। तो हम अगर शब्द को देने की बात करें तो ये शब्द दिया है तो जो शब्द दिया है जियोग्राफी जो शब्द है वो किसने दिया है? लिखेंगे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। एक वैज्ञानिक हैं इरेटोस्थनीज, जिन्होंने क्या शब्द दिया है? ज्योग्राफी शब्द दिया है। एग्जाम में सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है। तो आपका आंसर होगा इरेटोस्थनीज। दूसरा क्या है कि ये जो ज्योग्राफी शब्द की जो बात की है, जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। और जो ग्राफोज है, ग्राफोज का मतलब होता है, ग्राफोज शब्द किससे बना है? ग्राफी से। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, अध्ययन करना। अध्ययन करना यानी ग्राफोज का मतलब होता है अध्ययन करना। और ग्राफोज शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आप देखेंगे, यहां पर लिख लीजिए, ग्राफोज शब्द ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा। ग्राफोज शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि जो जियोग्राफी शब्द है, अगर एग्जाम में आ जाए जियोग्राफी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो कहेंगे ग्रीक भाषा का। ठीक है, हाँ। तो अब आएंगे जियोग्राफी। जियो को मतलब पृथ्वी और ग्राफोज मतलब अध्ययन करना। यानी हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि जो जियोग्राफी, जो पृथ्वी का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उस विषय को हम भूगोल कहते हैं या ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लें कि पृथ्वी का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत
किया जाता है उसे भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो आपने जाना कि भूगोल का क्या मतलब होता है, ये आपने यहाँ पर जाना है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जो भूगोल है इसका जो विच्छेद क्या होता है, जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा संधि विच्छेद, तो उसमें भी जानेंगे। जो भूगोल है तो इसका जो विच्छेद होता है यानी भू धन गोल, भू और गोल, यानी भूगोल को हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, भू और गोल। भू का मतलब भी क्या होता है, पृथ्वी, भू का मतलब भी पृथ्वी, और गोल का मतलब तो आप जानते हैं कि पृथ्वी का गोल होना यानी ग्लोब। तो हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी और उसके चारों तरफ का जो वातावरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से एक और खास क्वेश्चन बनता है कि भूगोल के पिता कौन है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे फादर ऑफ भूगोल, फादर ऑफ भूगोल यानी पिता। तो आप जानेंगे भूगोल के जो पिता हैं वो है हिकेटियस, हिकेटियस। यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि जो भूगोल के पिता कौन है, हिकेटियस, और जो ज्योग्राफी शब्द दिया है वो किसने दिया है, इरेटोस्थेनेज ने, जो हमने अभी अभी आपको बताया है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है कि क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है, उसमें ऑप्शन में हिकेटियस भी होगा और इरेटोस्थेनेज भी होगा। तो आपको जो ज्योग्राफी शब्द की बात करेगा तो इरेटोस्थेनेज टिक करना है, और अगर ज्योग्राफी के पिता की बात करेगा, भूगोल के पिता की बात करेगा तो हिकेटियस शब्द को टिक करना है, क्योंकि इनमें माइनर डिफरेंस है और आपको इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो भूगोल है इसको हम कैसे किस तरीके से पढ़ते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो भूगोल जो है यहाँ पर देखेंगे, भूगोल को हम दो भागों में पढ़ेंगे। भूगोल, भूगोल को हम कितने भागों में पढ़ेंगे, दो भागों में पढ़ेंगे। कौन से, एक तो भारत का भूगोल और दूसरा पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल और दूसरा पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो हम जो आज की क्लास शुरू करेंगे ये करेंगे भारत के भूगोल से। उसके बाद जब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम विश्व के भूगोल पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि हमारा भारत में क्या हो रहा है और विश्व लेवल पर क्या हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पढ़ने से पहले आप अपना माइंड सेट बनाएंगे कि उसमें आपको भारत के भूगोल में भारत का मैप और उसके राज्य आपके बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए कि कौन सा राज्य भारत के मैप पर कहाँ पर है। और जब आपको मैप दिमाग में छप जाएगा तो आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए अब हम आज भारत का भूगोल पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में कुछ जानेंगे। जो भारत का भूगोल है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो ये विश्व में है कहाँ पर। जो विश्व है यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का रूप क्या है, ग्लोब,
और ग्लोब पर भारत है कहाँ पर, सबसे पहले तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। विश्व लेवल पर हम जानेंगे कि भूगोल भारत की स्थिति कहाँ पर है। चलिए तो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए एक ग्लोब है या पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी का ही समरूप है क्या, ग्लोब। चलिए इसमें हम देखेंगे तो जो पृथ्वी है इसके ऊपर कौन सा है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लेटीट्यूड, और नीचे कौन सा है 90 डिग्री साउथ यानी साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। नीचे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ऊपर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या है, ग्लोब की स्थिति है, और इसको एक खड़ी लाइन से दर्शाते हैं। और यहाँ पर ये बड़ी लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा। जो ग्लोब पर जो तिरछी यानी पड़ी हुई लाइनें हैं इनको कहते हैं अक्षांश, और जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको कहते हैं हम देशांतर। इन सब चीज़ों को हम कहाँ जानेंगे, जब हम विश्व भूगोल में आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे, उसमें हम इस चीज़ की डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपको अपने काम के लिए थोड़ा समझ लेना है, थोड़े बहुत काम के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा, ये अक्षांश है, भूमध्य रेखा, या इसका दूसरा भी नाम है क्या, विषुवत रेखा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये पड़ी लाइन है 90 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो जो पड़ी हुई लाइन जो बेड़ी 0 डिग्री रेखा है, इसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश। अभी हमने बताया था, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ यानी ऊपर का भाग उत्तरी अक्षांश, और नीचे का भाग क्या है, दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सॉरी, यानी दक्षिण, फिर लिख गया गलत, उत्तरी अक्षांश। चलिए इस तरीके से नहीं, अब हम यहाँ पर क्लियर करते हैं कि ये जो भाग कौन सा है, उत्तर, ठीक है। ये जो नॉर्थ, इंग्लिश में हमने लिख दिया नॉर्थ, और इसे हिंदी में क्या, उत्तर, और नीचे का जो भाग क्या है, ये है दक्षिण, ठीक है। इस तरीके से यानी 90 डिग्री साउथ। तो इधर का भाग क्या होगा, इधर का भाग होगा पश्चिम, और इधर का भाग क्या होगा, इसे कहेंगे पूरब। अगर इसको हम पूरे पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखें तब की बात करते हैं, ऊपर के भाग को उत्तर, नीचे के भाग को दक्षिण, और जो इधर पश्चिम है और इधर पूरब है। पड़ी हुई लाइन को 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे, और खड़ी हुई लाइन को 90 डिग्री मतलब खड़ी लाइन जो होती है इसे हम देशांतर कहते हैं। और जो पड़ी लाइन के ऊपर 90 डिग्री तक इस तरीके से लाइन होती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये क्या है, ये अक्षांश है, ठीक है। चलिए हम दूसरे कलर से बनाएंगे। इस तरीके से, हाँ, जो हमने बोला कि ये पड़ी हुई लाइनें हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो खड़ी लाइन है इस तरीके से, इसे कहते हैं हम देशांतर। ये भी इस तरीके से होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है, ये है
देशांतर और ये क्या है, ये है अक्षांश। जो पड़ी हुई लाइनें हैं ये अक्षांश, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक, कहीं पृथ्वी पर ये रेखाएं खिंची नहीं मिलती हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ चीजें समझने के लिए इन सब चीजों को काल्पनिक रेखा मान रखा है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि हमारा भारत यहाँ पर कहाँ है। चलिए इस पेन से देखते हैं। तो इस सब चीजों को देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है ये है, ये है हमारा भारत। जो ये कौन सी लाइन कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, इसको हम कर्क रेखा में पढ़ेंगे। तो ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की स्थिति कहाँ है। हम वो चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्लोब पर भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इस तरीके से। तो हमने बोला कि 0 डिग्री से ऊपर कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है, 0 डिग्री से ऊपर है, किस रेखा पर, 23.5 डिग्री रेखा पर। तो ये भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उसके बाद जो देश, ये देशांतर है, ठीक है, खड़े हुए देशांतर हैं। ये कौन सा देशांतर है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, जो बीच वाली लाइन है इसे 0 डिग्री कहेंगे। और इसके पूरब में, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो इस तरीके से देखें भारत कहाँ है, तो 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है, ये पूरब में है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह पूरब यहाँ पर है। तो इस जो भाग को कहेंगे उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। और इस भाग को कहेंगे, ये क्या, पश्चिम, और ये उत्तर। तो पश्चिम उत्तर, इस भाग को कहेंगे पश्चिम और उत्तर। तो भारत किस भाग में, तो आपका आंसर होगा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आप यहां से लिख भी सकते हैं। चलिए 1-2 पॉइंट यहां से लिख लीजिए। सबसे पहले ये पॉइंट लिखेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, भारत अगर देशांतर की बात करेगा, भारत पूर्वी गोलार्ध में, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, मुख्य रूप से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में, यानी पूर्व में है। तो फिर इसको मेन रूप से कहेंगे भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। पृथ्वी पर भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तरी अक्षांश पर और पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, इन सब चीजों को देख लेंगे यहाँ से। अब हम देखेंगे कि भारत जो है विश्व में, यहाँ पर देखेंगे भारत, अगला पॉइंट, भारत विश्व की इस तरीके से देखिए, भारत विश्व का 2.4% क्षेत्रफल पर स्थित है। यानी हम विश्व के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो भारत विश्व के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर स्थित है, 2.4, यानी 2.4% क्षेत्रफल पर भारत स्थित है। अगर क्षेत्रफल की बात करता है तो, कि भारत पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल, मान लीजिए पूरी पृथ्वी का 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो भारत का जो क्षेत्रफल होगा 2.4 वर्ग किलोमीटर होगा, यानी पूरे परिप्रेक्ष्य में 2.4% क्षेत्रफल भारत घेरता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि भारत जो है विश्व का
विश्व का सातवां भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है। भारत, यहां पर लिख सकते हैं भारत क्षेत्रफल में, ठीक है, आप लिख लीजिए भारत क्षेत्रफल में विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। अगला पॉइंट लिखेंगे भारत जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या की दृष्टि से भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा विश्व में सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश। इन अगर 7 देशों की बात, इनसे जो बड़े 6 देश हैं उन देशों के बारे में अगर जाने तो आप देख लीजिए, हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे कि एक ट्रिक है रक्कूबाई। अगर रक्कूबाई ट्रिक को आप याद समझेंगे तो इससे 7 बड़े देशों के नाम आपको पता लगेंगे। देखिए, आ से मतलब रूस, ठीक है, सी से मतलब कनाडा, उसके बाद दूसरे सी से मतलब है चीन, ठीक है, उसके बाद यू से मतलब है अमेरिका यानी यूएसए, अमेरिका, यूएसए। उसके बाद अगला देखेंगे, बी से मतलब है ब्राजील, और अगला देखेंगे, ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और आई का मतलब क्या है, तो आप देखेंगे आई का मतलब है इंडिया अर्थात भारत। तो ये जो 7 देश हैं ये क्या है, ये 7 देश क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब घटते हुए क्रम में है। सबसे बड़ा कौन सा है, इस तरीके चलिए लिखिए, तो सबसे बड़ा जो हो जाएगा रूस, ठीक है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, ठीक है, चीन, और जो चीन के बाद होगा अमेरिका, और अमेरिका के बाद ब्राजील, और ब्राजील के बाद होगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा, भारत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे भारत, इस तरीके से भारत, यानी भारत 7वां सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा कौन सा, रूस, उसके बाद कनाडा, चीन,
और उसके बाद ये क्या है, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी ये क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में देश हैं, ठीक है। यानी सबसे बड़ा भारत और सातों में सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, मतलब सबसे बड़ा रूस और सबसे छोटा भारत, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखेंगे, भारत में पहुंचेंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ये भारत का मैप है, ठीक है। हमने क्या जाना, हमने कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति के बारे में अभी हमने जाना है कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो भारत है इसमें इसकी स्थिति, मतलब जो पृथ्वी है, अभी हमने देखा किस गोलार्ध में भारत है, लेकिन किस अक्षांश पर है ये भी हम अभी देख लेंगे। तो ये भारत की जो उत्तरी अक्षांश है, इस अक्षांश को क्या कहेंगे, 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर जो अक्षांश है इसे हम कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट। जो ये जो कामा खींच दिया जाता है सिंगल, ये मिनट होता है, और डबल कामा खींच देंगे सेकंड, और ये जो गोला बनाते हैं इसे हम डिग्री कहते हैं। इस बारे में आपको पता होगा। चलिए अब हम देखेंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि का जो अक्षांश है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, और उधर क्या है 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या, ये अक्षांश हैं। अब हम देशांतर की बात करेंगे। जो भारत का सबसे पश्चिमी भाग है, कहाँ, गुजरात में, इसका जो है अक्षांश वो है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर क्या है 97 डिग्री और 25 मिनट। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सही से लिखते हैं, क्या बताए, 37 डिग्री 8 मिनट, ठीक है। ये है भारत का जो मुख्य भूमि से क्या है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 8 मिनट तक। और इधर क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। अब जो मुख्य भूमि अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है जिसे हम कहते हैं 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। ये किस पर है, ग्रेट निकोबार पर है, और इसको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहते हैं। आप लिख सकेंगे कि जो भारत की अवस्थिति है अक्षांश में क्या है, अक्षांश में भारत कहां से कहां तक है, तो देखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 8 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद देशांतर में देखेंगे, देशांतर में क्या स्थिति है इसकी, तो इसमें है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की स्थिति है। किसमें, देशांतर में। और उसमें अक्षांश में कितनी है 37 डिग्री से, मतलब 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, ठीक है। ये सब आप देख लेंगे 37 डिग्री 8 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से। तो यहाँ से क्वेश्चन 4 तरीके के बनते हैं, क्या, कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे डिग्री में अगर पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर पूछेगा कि जो पूर्वी बिंदु है वो कितने डिग्री पर है, तो आंसर होगा 97 डिग्री 25 मिनट।
उसके बाद अगर पूछेगा कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे 37 डिग्री 8 मिनट तक। और पूछेगा अगर दक्षिणी कहाँ पर है बिंदु, तो कहेंगे आप मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु अगर पूछेगा तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट तक। यहाँ पर मुख्य भूमि शब्द जुड़ा होगा। और अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट तक। ठीक है, अब हम इनके बिंदुओं को देखेंगे। तो जो ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये बिंदु है कहाँ, गुजरात में। तो इस बिंदु को नाम दिया गया गौहर माता, गौहर माता। ये कहाँ है, गुजरात में। ये राज्य कौन सा है, गुजरात। उसके बाद जो ये बिंदु, जिस बिंदु की हम चर्चा कर रहे हैं 37 डिग्री वाला, इसको कहते हैं इंदिरा, इंदिरा कॉल। 37 डिग्री वाला बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। और जो 68 डिग्री वाला, इसे कहते हैं गौहर माता या सरक्रीक भी कहते हैं। और ये जो है 8 डिग्री वाला, इस बिंदु का नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, अब इसका दूसरा भी नाम है केप कमोरिन, केप कमोरिन। केप कमोरिन, यानी इस बिंदु को केप कमोरिन या कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो ये बिंदु है, ये बिंदु कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। तो इसको कहेंगे हम इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यानी कौन सा बिंदु, 6 डिग्री वाला। ये बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इसका भी दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, आप लिख सकते हैं इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, लिख लीजिए पिग्मेलियन, पिग्मेलियन बिंदु या पॉइंट, चाहे बिंदु लिख लो चाहे पॉइंट लिख लो। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, पिग्मेलियन बिंदु या इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर। आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब यहाँ पर जो पूर्वी बिंदु है सबसे, इसे कहते हैं किबिथु, किबिथु। ये कहाँ है, तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो अब हमने क्या आपको समझाया कि जो भारत है, भारत की स्थिति क्या है, किस स्तर पर, विश्व के स्तर पर। अब हमने जो आपको ये भारत की स्थिति बताई है, तो आपको एक ग्लोब दिमाग में आना चाहिए और ग्लोब में पता होना चाहिए, जो हमने पिछले अभी उसका समरूप बनाया भी था, उस पर हमने दर्शाया भी था। तो आपको पता होना चाहिए हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता लग गया। उसके बाद अब हम देखेंगे भारत को कितने राज्यों में बांटा गया है। भारत को कितने राज्यों में, अभी तक हमने क्या जाना कि भारत कहाँ पर है, अब हम देखेंगे कि भारत को कितने राज्यों में बांटा गया है। तो आप सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, वो भी पता होना जरूरी है कि भारत का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल है, आप लिख लेंगे यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से लिख, वर्ग किलोमीटर।
यानी 32,87,000 वर्ग किलोमीटर ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको भारत के बारे में बताएंगे कि भारत में जो राज्य कितने हैं। तो आप लिखेंगे भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य, 28 राज्य। और दूसरी बात 28 राज्य हैं और कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, उसके बाद हम आपको राज्य बताएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि राज्य अगले मैप पर बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे, चलिए, हाँ, तो सबसे पहले जो आपको एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पता होगा, ठीक है, जो हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था उसे 2019 में 2 भागों में बांट दिया है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश था उसे 2019 में 2 भागों में बांट दिया है। और वो 2 भाग कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरीके से इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, अब ये नए मैप की तरह हो गया है, पहले ये पुराने मैप की तरह था। चलिए, तो हम देखेंगे कि इसको कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया। तो एक तो हमने बताया आपको ये लद्दाख, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर लद्दाख। और दूसरा ये कौन सा है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। कब बनाए गए हैं, 2019 में। ठीक है, अब यहीं पर पंजाब राज्य में, यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के बीच में बॉर्डर पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको कहते हैं हम, इस केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 3 राज्यों की राजधानियां भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 3 राज्य की राजधानियां हैं। कौन सी, एक तो चंडीगढ़ की स्वयं, दूसरी पंजाब की और तीसरी हरियाणा की। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन तीनों प्रदेशों की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। हरियाणा और पंजाब 2 प्रदेश हैं और चंडीगढ़ स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आपको ये बात पता हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, कहाँ पर, हरियाणा और हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर। उसका क्या नाम है, देखेंगे तो उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। यहां पर लिखेंगे इसका क्या नाम है, दिल्ली। कहां पर है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लगभग। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इस पेन से, चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं। दिल्ली। दिल्ली भी कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 4 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हमने तुमको दिखाए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 4 और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, कहाँ पर, तमिलनाडु के भाग में। यहाँ पर इसको क्या नाम दिया गया है, तो लिखेंगे इसको पांडुचेरी, या इसका नया नाम हो गया पुदुचेरी।
पुदुचेरी या पांडुचेरी कहाँ है? ये तमिलनाडु वाले भाग में है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर गुजरात के पास में एक केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात और कहाँ पर? महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर पर है। तो इस केंद्र शासित प्रदेश को कहते हैं दमन द्वीप, दमन द्वीप, ठीक है, दादरा नागर हवेली। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि 2020-21 में दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसको हम कहते हैं दमन और द्वीप एवं दादरा नगर हवेली। लिख लेंगे एवं दादरा नगर हवेली। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिक्स करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी कहाँ बनाई? क्योंकि दो केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज किया गया है तो इसकी राजधानी दमन में बनाई गई है। आप लिख लेंगे इसकी राजधानी कहाँ है? दमन में। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के हिसाब से तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, लेकिन बहुत बेसिक के हिसाब से, लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढता है एग्जामिनर। ठीक है, तो अब देखेंगे हमने कितने राज्यों की चर्चा की है। तो यहाँ पर 6 राज्यों की हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद देखेंगे कि 7वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए, तो ये जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश है। द्वीप क्या होते हैं वो आपको पता होगा कि द्वीप जो जिसके चारों तरफ पानी हो उसे हम द्वीप कहते हैं। यानी कोई ऐसा टापू, ऐसी जमीन जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी हो, तो उसे हम द्वीप कहेंगे। तो ये छोटे छोटे जो बिंदु दिख रहे हैं, ये क्या है? ये द्वीप हैं। ये कई ऐसे बिंदुओं से यानी कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है और इसको क्या कहेंगे? लक्षद्वीप। चलिए, इसको कहेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और उसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश उधर भी है। ये कहाँ? बंगाल की खाड़ी। हम ठीक है, ये जो है बे ऑफ बंगाल, BOB का मतलब है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और इधर ये कौन सा सागर है? ये है अरब सागर। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि लक्षद्वीप जो है किस सागर में स्थित है? तो आप कहेंगे अरब सागर में स्थित है। और अगर क्वेश्चन बने अंडमान निकोबार किस सागर में है तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही हिंद महासागर के भाग हैं। ये सब जो पूरा महासागर की अगर बात करेंगे तो ये है हिंद महासागर। और हिंद महासागर के दो छोटे छोटे सागर कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर। अरब सागर में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो अंडमान निकोबार। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे हम अंडमान निकोबार। चलिए, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में है। ये हमने आपको मैप पर 8 राज्यों के बारे में, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे भारत में 28 राज्य भी हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 क्या हैं? राज्य। इस तरीके से अब हम देखेंगे कि 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए, आठ राज्यों के बारे में।
चलिए 8 राज्यों में हम देखें, वो 28 राज्य हैं, वो 28 राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक राज्य पड़ता है, ये कौन सा है? तो इसे देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो इधर का राज्य है इसे कहेंगे पंजाब, इसे कहेंगे पंजाब। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से नीचे एक राज्य पड़ता है, ये वाला, इसे हम कहेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड के इधर जो एक राज्य पड़ता है पंजाब के नीचे, इसे कहेंगे हिमाचल, सॉरी हरियाणा, हरियाणा। इसे कहेंगे हरियाणा। और ये कौन सा राज्य है? तो इसे कहेंगे आप राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद ये कौन सा है? इसे कहेंगे गुजरात, गुजरात। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये तो देश है, कौन सा देश? नेपाल, ठीक है। ये जो मैप है ये क्या है? ये नेपाल देश है, ठीक है। ये जो है ये कौन सा राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर चलिए इसको बाद के ड्रॉ करेंगे। ये कौन सा है? इसे कहेंगे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे ये कौन सा है? कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के पास में ये छोटा सा राज्य है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गोवा, गोवा। शायद आपको दिख रहा होगा ये जो है कितना बड़ा, इस तरीके से दिखा रहे हैं हम, ये वाला। ये राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा, ठीक है। उसके बाद गोवा के नीचे यहाँ पर एक राज्य है, इसे कहेंगे केरल, केरल। और इधर कौन सा राज्य है? ये वाला, इसे कहेंगे तमिलनाडु, 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 ठीक है। तमिलनाडु से ऊपर यहाँ पर एक राज्य पड़ता है तमिलनाडु से ऊपर, जिसे कहते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ऊपर एक राज्य यहाँ पर पड़ता है, इसे हम क्या नाम देंगे? उड़ीसा, उड़ीसा। कौन सा? ये वाला, ये उड़ीसा है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा राज्य है? चलिए दूसरे पेन से लिखते हैं, ये वाला, ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ये वाला, यहाँ पर लिखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल।
और इधर के कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको भी देखेंगे उसके बाद। चलिए हम अंदर के ही पहले देखते हैं। ये कौन सा राज्य है उड़ीसा के ऊपर? तो ये है छत्तीसगढ़। ये वाला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इसको कहाँ लिखें? चलिए यहीं पे लिख दे रहा हूं, मध्य प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो राज्य है कौन सा? पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो इस राज्य को हम कहेंगे झारखंड। झारखंड, ठीक है, ये झारखंड है। और ये जो राज्य है ये वाला, ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये कौन सा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बगल में कौन सा राज्य है? तो दिखेंगे बिहार। ये क्या है? बिहार। किस तरीके से? बिहार। चलिए पेन दिखाई नहीं दे रही है। यानी बिहार। ये कौन सा है? ये बिहार है। और इसके ऊपर ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब हमने ये जो मैप डिजाइन किया है ये थोड़ा पुराना मैप है, ठीक है। ये कौन सा है? पुराना मैप है, इसलिए इस पर सारे राज्य स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं। तो हम इनको बना देंगे अपने पेन से, ठीक है। चलिए हम इसमें इस तरीके से मैप को थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक राज्य अलग हो चुका है, ठीक है। ये वाला, तो ये राज्य तो है आंध्र प्रदेश। और जो ऊपर वाला राज्य है ये वाला, ये राज्य है तेलंगाना, ठीक है। इसको कहेंगे हम तेलंगाना, ये वाला। इसको हम कहाँ पे लिखें? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरीके से इसको आगे लिखेंगे जाके। तेलंगाना। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि तेलंगाना राज्य भारत में किस वर्ष बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे लेटेस्ट राज्य है ये। मतलब जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए उनसे पहले अभी सबसे लेटेस्ट तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। तो तेलंगाना जो है ये सबसे लेटेस्ट मतलब राज्य के रूप में है। कौन से? 2014 में बनाया गया था। आप लिख लेंगे 2 जून 2014, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये तो राज्य के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। ऊपर वाला कौन सा है? लद्दाख, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है। और नीचे वाला कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर। तो ये जो दो हमने ऊपर वाले ये केंद्र शासित प्रदेश बता दिए हैं, ठीक है। आप राज्य को काउंट करेंगे तो कितने राज्य हुए ये देखेंगे। अभी हमारे पूर्वोत्तर के राज्य बचे हैं उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये है अरुणाचल प्रदेश, ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर ये वाला, ये कौन सा प्रदेश है देखेंगे? ये नागालैंड, नागालैंड, ये नागालैंड है। और नागालैंड के नीचे, चलिए यहाँ पर बन नहीं रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर इतने ही प्रदेश रखेंगे, इनको भी
हटा दीजिए आप। ठीक है, अब हमने आपको भारत के प्रदेश पढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो पूर्वोत्तर भारत के कुछ प्रदेश बचे हैं उनको हम अगले मैप पे आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आप इतना नोट कीजिए। चलिए अभी तक हमने क्या देखा था, तो जो भारत के प्रदेश, अभी हम क्या देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से प्रदेश हैं वो बचे हुए हैं, और उनको हम अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि समय और मैप पे भी जगह नहीं बची थी और समय का भी पर्याप्त समय हो चुका है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।